Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में 12वीं कक्षा की पुस्तक वितान भाग 2 का पाठ नंबर 4 डायरी के पन्ने पढ़ेंगे। जो डायरी के पन्ने हैं वो एन फ्रैंक की जो डायरी एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी विदा की एक सशक्त रचना है। और ये डायरी बेटा उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों और मानसिक यातनाओं का जीवंत दस्तावेज है। यहूदी समुदाय बेटा एक ऐसा समुदाय था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें गुप्त तहखानों में लंबा समय व्यतीत करना पड़ा। भूख, गरीबी, बीमारी, शारीरिक, मानसिक पीड़ाओं को सहते हुए उन्हें पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो जो एन फ्रैंक थी बेटा, उनका जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। और उन्होंने अपनी ये जो डायरी है वो 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी थी, क्योंकि 4 अगस्त 1944 को किसी की सूचना पर इन लोगों को पकड़ लिया गया और यातना शिविर में भेज दिया गया। और 1945 में वही यातना शिविर में ही एन फ्रैंक की मृत्यु हो जाती है। तो एन फ्रैंक जो है बेटा कि जो डायरी वो यहूदी परिवारों में 2 परिवारों की व्यथा कथा है। एक परिवार तो एन फ्रैंक का था जिसमें उनके पिता ऑटो फ्रैंक, ठीक है बेटा, उनकी माता और उनकी बड़ी बहन मार्गोट जो कि 16 साल की थी और एन उस वक्त 13 साल की थी। दूसरा परिवार वानदान दंपति का था जिनके साथ उनका 16 वर्षीय बेटा पीटर भी था और 8वां व्यक्ति मिस्टर डसेल था। ठीक है बेटा। तो एन फ्रैंक की जो डायरी है बेटा वो डच भाषा में, ठीक है, 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पिताजी ने प्रकाशित करवाई थी। उसके बाद आप द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल्स शीर्षक से 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जो उनके कुछ पन्ने हमें प्राप्त है। तो पहले बुधवार 8 जुलाई, साथ के साथ बेटा हम एक एक नंबर वाले प्रश्न भी तैयार करेंगे कि 8 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था? बुधवार का दिन। और यह डायरी उन्होंने किसे संबोधित की है? अपनी गुड़िया किट्टी को। ऐसा लग रहा था मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों, यानी कि रविवार के दिन उन्होंने अपना अज्ञातवास पर जाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। उसके पश्चात बेटा एन की मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल दूर हो गए थे। तो उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। ये सब बातें एन किससे कह रही है? अपनी प्यारी गुड़िया किट्टी से। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई से बैठी थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि जब हम आलस में होते हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा होता है इसे हम अनजान रहते हैं, तो उसे भी घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नज़र आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला था।
तो अब हमारा यहाँ प्रश्न बनता है कि मार्गोट गुस्से में क्यों थी? क्योंकि पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला था। यहाँ दूसरा प्रश्न भी बन रहा है कि पापा को कहाँ से बुलाए जाने का नोटिस मिला था? ASS से। वह फुसफुसाई, यानी कि जो धीरे से अपने आप से ही बात करते हैं। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई थी। तो रविवार के दिन माँ कहाँ गई हुई थी? मिस्टर वानदान को देखने। तो अगला प्रश्न हमारा, मिस्टर वानदान कौन थे? मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर और उनके अच्छे दोस्त थे। मैं अवाक रह गई। अवाक मीन्स हैरान कि बुलावा, हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? यानी कि वे अपने पापा को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि बचने का जब मौत सामने होती है तो हम बचने का भरसक प्रयत्न करते हैं, ऐसे ही किस्मत के सहारे नहीं बैठ जाते। हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। मिस्टर वानदान से पूछने गई थी कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा था। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। तो मैंने आपको कितने बताए थे? 8। वह 8वें का जिक्र बेटा आगे करेगी, ठीक है। हम आगे बात ही नहीं कर पाए क्योंकि सब लोग इतने अधिक डर गए थे कि कुछ बात ही नहीं कर पा रहे थे। ये ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा। तो देखो बेटा, जब ये खबर सुनी तो वो लोग एकदम से चुप हो गए, क्योंकि एक तो पापा घर पर नहीं थे, ऊपर से गर्मी थी, ऊपर से ये सस्पेंस था कि कैसे बुलाया गया है। तो वो लोग बिल्कुल शांत। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे और मार्गोट को उचककर नीचे देखना पड़ता था। तो इसमें हमारा है कि दरवाजे की घंटी बजती थी तो मार्गोट और एन क्या करती थी? वो उचककर नीचे देखती थी, क्योंकि आज भी हम करते हैं ना कि जैसे बेल डोर बजती है तो पहले देखते हैं कि कौन है। तो ऐसे ही उस समय उन्हें भय था और वो बार बार नीचे देखते थे, तभी दरवाज़ा खोलते थे। और बार बार ये भी देखते थे कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे, क्योंकि मिस्टर वानदान और उसकी मम्मी अकेले में गुप्त बात करना चाहते थे, इसलिए दोनों बेटियों को बाहर भेज दिया। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे थे, बातें कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए आया था। ठीक है बेटा। तो अब आप इसमें प्रश्न है कि मार्गोट ने कब बताया कि बुलावा उसके लिए आया था, पापा के लिए नहीं? जब एन और मार्गोट दोनों बेडरूम में बातें कर रहे थे। इस दूसरे सदमे से मैं चीखने लगी, क्योंकि ये तो और भी बुरी खबर थी, क्योंकि मार्गोट 16 बरस की थी और तय है कि वे इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि हम नहीं जाएंगी, क्योंकि माँ ने मुझसे यही कहा था कि पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा था। देखो, पहले उन्होंने बेटा 2 तारीख को जाना था, लेकिन जैसे ही मार्गोट के लिए बुलावा आता है तो वो पहले ही निकल पड़ते हैं अपनी छुपने की जगह। अब ये किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ जाएंगे, कैसे छुपेंगे। अज्ञातवास, हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में,
किसी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। होता है ना कई बार कि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें जानने भी अवश्य होते हैं और हम किसी से पूछ भी नहीं पाते, और जब तक हमें आंसर नहीं मिलता है तो हम परेशान रहते हैं। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू कर दी। अब जैसे उन्हें पता चला कि वो जाएंगे तो अपना उन्होंने सामान पैक करना शुरू कर दिया। तो मैंने सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूसी। अब आपका यहाँ प्रश्न बनता है कि एन ने अपने सामान में सबसे पहले क्या चीज़ रखी? डायरी। इसके बाद और क्या क्या रखा? देखो, इसके बाद कलर, रुमाल, स्कर्ट, किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। आप सोचते होंगे ना कि इन पुरानी चिट्ठियों की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि लेखिका के लिए अज्ञातवास में स्मृतियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, पोशाकों से भी। हम इतने अधिक आतंकित मीन्स डरे हुए, कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तो आपका यहाँ भी प्रश्न बनता है कि लेखिका के लिए सबसे अधिक चीज़ क्या मायने रखती है? स्मृतियाँ। और दूसरा प्रश्न बनता है कि पोशाकों की तुलना में क्या चीज़ें अधिक मायने रखती है? स्मृतियाँ। स्मृतियाँ, तीसरा प्रश्न इसी लाइन से बन रहा हमारा कि स्मृतियाँ किसकी तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं? पोशाकों की। तब हमने मिस्टर कलीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदन चले गए ताकि मीएप को ला सकें। और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ भी हमारा प्रश्न बन रहा है कि मीएप ने क्या वादा किया था कि वे रात को एक बार फिर आएंगे। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्कॉटिंग से भरा एक थैला लेगी। अब यहाँ आपका एक प्रश्न और बनता है कि मीएप अपने साथ क्या क्या वस्तुएं लेकर गई, क्योंकि जो भी जा रहा था वही कुछ ना कुछ सामान लेकर जा रहा था। अब देखो बेटा, ये लोग इतने डरे हुए थे कि इन्हें यही नहीं पता रहा कि इन्होंने कौन सा सामान भरा और कौन सा नहीं। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। होता है ना कि जब डर होता है या बुरी खबर सुनते हैं तो खाने का मन बिल्कुल नहीं करता है। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विदुर मिस्टर गोल्ड शिम्ड को किराए पर दे रखा था। तो यहाँ भी आपका प्रश्न बनता है कि उन्होंने अपना ऊपर वाला कमरा किसे दिया था? मिस्टर गोल्ड शिम्ड को। गोल्ड शिम्ड कितने वर्ष के थे? लगभग 23 साल के। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं मंडराता रहा। यानी कि मिस्टर गोल्ड शिम्ड को कोई भी काम नहीं था, फिर भी वो बातें जानने की इच्छा से उनके आसपास मंडराता रहा। मीप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। अब यहाँ आपका प्रश्न है, ठीक है, कि मीप और जॉन गेज रात को कितने बजे आए? 11 बजे। यानी रात 11 बजे रविवार को कौन आया? मीप और जॉन गेज। मीप कौन थी? अब अगले पंक्ति में, मीप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी। ठीक है, मीप कौन थी? मीप पापा के ऑफिस कंपनी में काम करने वाली एक कर्मचारी थी। और वह पापा की कंपनी में कब से काम कर रही थी? 1933 से। इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में से थी, यानी कि पापा उस पर विश्वास कर सकते थे। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मीप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में
गायब हो रही थी, यानी कि वो जितना सामान ले जा सकते थे पूरा प्रयास कर रहे थे। 11:30 से वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी, फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। ठीक है, हालांकि वो सामान पैक करते करते थक गए थे, लेकिन उन्हें ये लग रहा था कि बस इसके बाद शायद ही हम यहाँ पर आ पाएं। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत पे ये सब सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं था, यानी कि जो रविवार की सुबह थी वो कितनी गर्म थी। ठीक है बेटा, लेकिन अगले दिन ऐसा नहीं था। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही, बारिश हो रही थी हल्की हल्की। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। बेटा, उन्होंने इतने कपड़े पहन रखे थे कि अगर आप कल्पना भी करो तो भी सांस नहीं ले पाओगे, जैसे कि वो फ्रिज में जा रहे हों, इतना कुछ पहन लिया था उन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं था, इसका सिर्फ एक ही कारण था इतने ज़्यादा कपड़े पहनने का, कि वे जिस स्थिति में थे उस स्थिति में बैग तो सूटकेस नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाने के लिए पहन कर जा रहे थे। कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच नहीं सकते थे। मैंने 2 बनियानें, अब देखो आप क्या क्या पहन रखा था उसने, 2 बनियानें, 3 पैंटें, 1 ड्रेस और उसके ऊपर एक स्कर्ट, फिर एक जैकेट, एक बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, एक कैप, एक स्कार्फ और इनके अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था। अब सोचो, जब उनका दम घुट रहा तो हम तो बिल्कुल भी नहीं सांस ले पाएंगे। लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे कि एन कैसा लग रहा है तुम्हें, क्योंकि हर किसी को अपनी जान बचाने की जल्दी थी और वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहते थे। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मियप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी। ठीक है, तो उन्होंने अब अंतिम या इस पंक्ति से आपका प्रश्न है कि अंत में उन्होंने कितने बजे दरवाज़ा बंद किया? 7:30 बजे, जिसे मुझे गुड बाय कहना था। मुर्तजे कौन थी बेटा? उनकी बिल्ली थी। ठीक है, बस एक वही अकेली बची थी जिसको एन ने गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड शिम्ड के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था, तो उन्होंने पीछे से एक नोटिस छोड़ दिया कि उनकी बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ दें। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरें, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, वे सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए थे। देखो, अगर हम वैसे जाते हैं तो चीज़ें समेट कर जाते हैं बेटा, लेकिन उन्होंने ऐसे ही सब कुछ बिखरा छोड़ दिया जो पीछे बच गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि वो लोग बहुत ही जल्दबाजी में गए थे। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे, कहाँ सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। उनके लिए सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए। तो ये आपने पढ़ा 8 जुलाई को, बुधवार। ठीक है, अब अगले दिन 9 जुलाई, गुरुवार का दिन। ठीक है बेटा, 9 जुलाई को कौन सा दिन था? गुरुवार को। तो अगले दिन क्या बताती है? तो आखिर हम चल पड़े, यानी कि वो घर से निकल पड़े और अज्ञातवास की ओर चल पड़े।
मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले और शॉपिंग बैग थे जो अल्लम गल्लम होता है कि बेकार की चीज़ों से, तरह तरह की चीज़ों से, आदि आदि जैसे, ऊपर तक ठूस ठूस कर भरे हुए थे। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। ठीक है, देखो क्यों देख रहे थे उन्हें बेचारगी भरी नज़रों से, क्योंकि वो उनकी कुछ सहायता नहीं कर पा रहे थे बेटा। और जैसे कोई बेचारा होता है, मुसीबत में फंसा होता है, हम उसकी सहायता नहीं कर पाते, तो ऐसे ही देखते हैं कि देखो बेचारों को कैसे जाना पड़ रहा है। तो ऐसा उनके बारे में भी लोगों का विचार था। आप उन्हें देखते ही बता सकते थे कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे थे। वे हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे, वो हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते थे। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह देता था। अब आपका यहाँ प्रश्न बनता है कि यहूदियों को अपनी पहचान के लिए क्या पहनना पड़ता था? पीला सितारा, जिससे पता चलता था कि ये यहूदी हैं। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। ठीक है, रास्ते में कुछ नहीं, जब वो गली में पहुंच के पास ही पहुंचने वाले तो उन्होंने बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या थी। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट के बाहर ले जाते रहे थे। यानी कि देखो, उनकी सलाह तो बहुत दिन पहले ही बन चुकी थी, कई महीनों से उन्हें पता तो था कि हमें जाना है, इसलिए उसके पापा और मम्मी थोड़ा थोड़ा सामान वहाँ पर पहुँचा रहे थे जहाँ उन्हें रहना था। ठीक है बेटा, ये तय कर लिया था कि वे हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अब इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे कि उनका अज्ञातवास पर जाने का कौन सा समय निश्चित था? 16 जुलाई। लेकिन अचानक मार्गोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में गुजारा करना होगा, कि उनके लिए क्या कि जो अगर पहले वो उसी दिन जाते तो उनका मकान अच्छे से तैयार हो जाता जहां उन्होंने छिपना था, लेकिन अब पूरी तरह तैयार नहीं था। तो अब आप देखिए, छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही थी। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, जहाँ उसके पापा जी जिस कंपनी में काम करते थे, जो उनका ऑफिस था, वहाँ काम करने वाले कम थे और वहीं उन्होंने अपने रहने की जगह बनाई हुई थी। बस मिस्टर कुगलर, इन लाइनों को आप अंडरलाइन कीजिए कि कौन कौन लोग थे। मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमेन मियप और 23 वर्ष का टाइपिस्ट जिसका नाम वेब बॉस्कुइल था। यहाँ से आपका एक और प्रश्न बनता है कि वेब बॉस्कुइल कौन था? एक टाइपिस्ट था। वह कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर दे दी। मिस्टर बॉस्कुइल वेब के पिता 2 और सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था, यानी कि कर्मचारियों को भी नहीं पता था कि वे यहाँ छिपेंगे। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम काम करने की जगह थी, यानी कि जो अंडरग्राउंड था, जो तली पे बना हुआ था, वहाँ पर क्या करते थे? गोदाम में काम करते थे। भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए थे। ये हिस्से गोदाम, पिसाई का कमरा वगैरह, जहाँ पर इलायची, लौंग और काली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। तो इसको आप अंडरलाइन करो कि एन के पापा की कंपनी में कौन कौन से मसाले पीसे जाते थे। अब बेटा, आप जहाँ वो छुपे थे उस अज्ञातवास की पूरी इमारत का मैप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। गोदाम के दरवाजे